हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का उत्तम क्लासेस में। और हम बात करेंगे तुगलक वंश, जो कि हमने बात कर लिया था तुगलक वंश के बारे में, कुछ इम्पोर्टेंट शासक के बारे में कि उन्होंने क्या क्या निर्माण कार्य करवाए और बहुत सारी चीजें। आज हम बात करेंगे लोदी वंश के बारे में। कौन सा? लोदी वंश, लोदी डायनेस्टी। आज हम लोदी वंश के बारे में बात करेंगे। और 1451 ईस्वी में 1451 ईस्वी में 1451 ईस्वी में लोदी वंश की स्थापना हुई। तो लोदी वंश की स्थापना कब हुई? 1451 ईस्वी में। और किसने करी थी? बहलोल लोदी ने। बहलोल लोदी, जिसको बहलोल शाह गाजी भी कहते हैं। बहलोल शाह गाजी, बहलोल शाह गाजी कहते हैं। और जौनपुर पर इसने सबसे महत्वपूर्ण विजय हासिल करी थी। जौनपुर पर, जौनपुर पर महत्वपूर्ण विजय हासिल करी थी। अगर हम बात करें बहलोल लोदी की, तो हमने कहा कि लोदी वंश, इसका अन्य नाम बहलोल शाह लोदी था और इसने स्थापना करी थी 1491 ईस्वी में। किसने? बहलोल लोदी ने। बहलोल लोदी। और भी कई पॉइंट हैं, जो कि जैसे बहलोल लोदी के समय, बहलोल लोदी के समय सिक्कों का प्रचलन हुआ। बहलोल बहलोली सिक्कों का प्रचलन हुआ। कौन से? बहलोली सिक्के। बहलोली सिक्कों का प्रचलन हुआ। इसके पीरियड में, बहलोल लोदी के पीरियड में बहलोली सिक्कों का प्रचलन हुआ। और उत्तर भारत में अकबर के पूर्व विनिमय का मुख्य साधन हुआ। मतलब उत्तर भारत में अकबर के पूर्व विनिमय का, जो अकबर है, अकबर के पूर्व विनिमय का महत्वपूर्ण साधन हुआ। विनिमय, अकबर के पूर्व विनिमय का मुख्य साधन था बहलोल लोदी। और मृत्यु से पहले तीसरे पुत्र निजाम खां को इसने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। तो किसको? निजाम खां को। निजाम खां, निजाम खां, जो कि इसका तीसरा पुत्र था बहलोल लोदी का। तो निजाम खां को अपना उत्तराधिकारी इसने घोषित किया। क्या घोषित किया? उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी घोषित किया इसने। दरबार में इसके कुछ हिंदू सरदार भी थे बहलोल लोदी के दरबार में। और हिंदू सरदार कौन कौन से थे वो हम देख लेते हैं। हिंदू सरदार, तो हिंदू सरदार कौन कौन से थे वो देखते हैं। हिंदू सरदार थे राय त्रिलोकचंद। कौन थे? राय त्रिलोकचंद्र। राय त्रिलोकचंद्र। और दूसरे थे राय दादू, राय दादू। और तीसरे थे राय करण सिंह, राय करण सिंह। और चौथे थे राय प्रताप सिंह, राय प्रताप सिंह। और पांचवे थे राय नरसिंह, राय नरसिंह। तो ये इनके दरबार के जो कि इनके दरबार के, हिंदू सरदार के दरबार के जो है दरबारी थे, दरबारी हिंदू सरदार थे। राय त्रिलोकचंद, राय दादू, राय करण सिंह, राय प्रताप सिंह, राय नरसिंह। तो लोधी वंश, जो कि लोधी वंश के अगर हम फैक्ट को देखें तो हम पाएंगे कि लोधी वंश निजाम खां सिकंदर शाह के पीरियड में, जो कि सबसे महत्वपूर्ण शासन रहा। लोधी वंश का महत्वपूर्ण शासक था निजाम खां। निजाम खां, जिसको सिकंदर शाह भी कहते हैं, निजाम खां सिकंदर शाह, जो कि महानतम शासक था। 17 जुलाई 1489, 17 जुलाई 1489 ईस्वी में ये सुल्तान बना।
17 जुलाई 1489 ईस्वी में ये सुल्तान बना। लोदी वंश का महानतम शासक था और इसने 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना करवाई। कौन से? आगरा शहर की स्थापना। तो अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि आगरा शहर की स्थापना किसने करवाई? तो सिकंदर शाह ने। सिकंदर शाह ने आगरा शहर की स्थापना 1504 ईस्वी में करवाई थी और जिसे इसने राजधानी घोषित किया। राजधानी घोषित किया आगरा को। और नाप का पैमाना इसने आरंभ किया। नाप का पैमाना, तो नाप का पैमाना जो इसने घोषित किया, गज ए सिकंदरी। क्या बनाया? गज ए सिकंदरी। तो गज ए सिकंदरी इसने नाप का पैमाना बनाया और इसने फहरंगे, इसने गज ए सिकंदरी जो कि नाप का पैमाना इसने आरंभ किया। और एक आयुर्वेदिक ग्रंथ, एक आयुर्वेदिक ग्रंथ जो कि आयुर्वेदिक ग्रंथ, एक आयुर्वेदिक ग्रंथ जिसे कहते थे फहरंगे सिकंदरी। क्या कहते थे? फहरंगे सिकंदरी। फहरंगे सिकंदरी। तो फहरंगे सिकंदरी आयुर्वेदिक ग्रंथ जिसे फहरंगे सिकंदरी के नाम से फारसी अनुवाद कराया। क्या कराया? फारसी में अनुवाद कराया आयुर्वेदिक ग्रंथ। तो एक आयुर्वेदिक ग्रंथ जिसे फहरंगे सिकंदरी के नाम से फारसी में अनुवाद कराया इसने। और लज्जत ए सिकंदर शाही, क्या? लज्जत ए सिकंदर शाही। लज्जत ए सिकंदर शाही। लज्जत ए सिकंदर शाही। तो लज्जत ए सिकंदर शाही जो है गायन विद्या का ग्रंथ था। कौन सा? गायन विद्या का। गायन विद्या का। तो हमने देखा कि बहलोल लोदी जो कि इसने स्थापना करवाई 1491 में। बहलोल लोदी जिसको बहलोल शाह गाजी भी कहते थे, इसने जौनपुर को, जो कि महत्वपूर्ण विजय के नाम, महत्वपूर्ण विजय इसके पीरियड में हुई जौनपुर। और बहलोल लोदी ने बहलोली सिक्कों का प्रचलन करवाया। अकबर से पूर्व विनिमय का एक महत्वपूर्ण साधन था। और ये मानिए कि निजाम खां को इसने, जो इसका पुत्र था, इसका तीसरा पुत्र था निजाम खां, उसको उत्तराधिकारी बनवाया। और ये अपने दरबार में हिंदू सरदारों को भी नियुक्त किया, जिसमें राय त्रिलोकचंद, राय दादू, राय करम सिंह, राय प्रताप सिंह, राय नरसिंह, जो कि प्रसिद्ध सरदार थे। हमने देखा कि 14 जुलाई 1489 ईस्वी में निजाम खां जो कि सुल्तान बना, जो कि निजाम खां या सिकंदर शाह के नाम से जाना जाता था। और निजाम खां सिकंदर शाह जो कि लोदी वंश का महानतम शासक था। 1504 ईस्वी में इसने आगरा की स्थापना करवाई, जिसे राजधानी घोषित किया गया। इसने नाप का पैमाना, भूमि नाप का पैमाना गज ए सिकंदरी का आविष्कार किया। इसने आयुर्वेदिक ग्रंथ, एक आयुर्वेदिक ग्रंथ फहरंगे सिकंदरी के नाम से फारसी में अनुवाद कराया। लज्जत ए सिकंदर शाही जो कि इस गायन विद्या का एक ग्रंथ था। इसने गायन विद्या का एक ग्रंथ लज्जत ए सिकंदर शाही जिसका निर्माण करवाया। शहनाई सुनने का बहुत शौकीन था। इसे शहनाई पसंद थी। इसे जो है शहनाई पसंद थी। इसे शहनाई पसंद थी। शहनाई सुनने का शौकीन था। और इसने गुलरुखी उपनाम से कविता लिखी थी। क्या? गुलरुखी। गुलरुखी। गुलरुखी के नाम से एक कविता इसने लिखी थी। गुलरुखी। गुलरुखी के नाम से इसने कविता लिखना प्रारंभ किया। एक गुलरुखी के नाम से एक कविता लिखना चालू किया। और अनाजों पर जो जकात कर लिया जाता था इसने समाप्त कर दिया। तो अनाजों पर इसने जो जकात लिया जाता था उसको समाप्त कर दिया। जकात को इसने समाप्त कर दिया। तो ये सारे जो कि पॉइंट लोदी वंश के महत्वपूर्ण शासक के थे।
हम जानेंगे लोदी वंश का जो अंतिम शासक रहा है इब्राहिम लोदी। अंतिम शासक कौन रहा? इब्राहिम लोदी, जिसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे डीपली। तो इब्राहिम लोदी कौन? इब्राहिम लोदी। जो कि अंतिम शासक था, इब्राहिम लोदी। देखिए 1518 ईस्वी में इब्राहिम लोदी की बात करें तो 1518 ईस्वी में 1518 ईस्वी में महाराणा सांगा से खतौली का युद्ध हुआ। महाराणा सांगा से काहे का युद्ध हुआ? खतौली का। खतौली का युद्ध हुआ 1518 ईस्वी में महाराणा सांगा से खतौली का युद्ध हुआ, और जिसमें इब्राहिम लोदी क्या हो गया? परास्त हो गया। इसमें इब्राहिम लोदी परास्त हो गया। फिर 21 अप्रैल 1526 ईस्वी, बहुत फेमस युद्ध है, और इसी युद्ध से लोदी वंश का पतन होता है। तो जो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, पानीपत का प्रथम युद्ध, और किसके खिलाफ हुआ? बाबर के खिलाफ। बाबर के खिलाफ हुआ। तो बाबर के खिलाफ जो 1500 पानीपत का युद्ध हुआ बाबर के खिलाफ 1526 ईस्वी में, और जिसमें इब्राहिम लोदी परास्त हो जाता है और उसे मृत्यु प्राप्त होती है, वीर गति को प्राप्त होता है। ये एक सैनिक की भांति मारा जाता है। तो युद्ध भूमि में इसको मृत्यु प्राप्त होती है। तो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर के खिलाफ होता है, जिसमें परास्त हो जाता है और जिसे मृत्यु होती है, युद्ध भूमि में ही मार दिया जाता है। तो इस प्रकार से लोदी वंश का पतन होता है। फरिश्ता इस पर क्या कहता है? फरिश्ता एक कथन कहता है, फरिश्ता कहता है कि इब्राहिम लोदी मृत्यु पर्यंत लड़ता रहा। इब्राहिम लोदी मृत्यु पर्यंत लड़ता रहा। इब्राहिम लोदी मृत्यु पर्यंत लड़ता रहा और एक सैनिक की भांति मारा गया। सैनिक की भांति, सैनिक की भांति मारा गया। तो ये हमने देखा कि फरिश्ता इस पर क्या कहता है कि इब्राहिम लोदी मृत्यु पर्यंत लड़ता रहा और एक सैनिक की भांति मारा गया। नियामत उल्लाह क्या कहता है? नियामत उल्लाह, नियामत उल्लाह कहता है कि सुल्तान इब्राहिम के अतिरिक्त भारत का अन्य कोई सुल्तान युद्ध भूमि में नहीं मारा गया। इब्राहिम के अलावा, सुल्तान इब्राहिम के अलावा अन्य कोई सुल्तान युद्ध भूमि में नहीं मारा गया। वो भी कहां? युद्ध भूमि में। तो ये कहता है नियामत उल्लाह। और फरिश्ता कहता है कि मृत्यु पर्यंत इब्राहिम लोदी लड़ता रहा और लड़ते लड़ते एक सैनिक की भांति मारा गया। तो ये था इब्राहिम लोदी का कुछ मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, और इस प्रकार से लोदी वंश का पतन हो जाता है। आइए कुछ पॉइंट हम जान लेते हैं विजयनगर साम्राज्य, जो कि बीच में विजयनगर साम्राज्य, जिसमें हम देखते हैं विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत संगम वंश, सालू वंश, तुलु वंश, अरावीडु वंश। तो इन सब चीजों के बारे में कुछ पॉइंट हम देख लेते हैं। जैसे विजयनगर साम्राज्य की अगर हम बात करें
विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य, तो विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत आते हैं बहुत सारे नगर, बहुत सारे वंश, जैसे संगम वंश, जैसे सालुब वंश, जैसे तुलुब वंश, और जैसे अरावीड वंश। तो ये सारे वंश आते हैं, जिसमें संगम वंश जो था, संगम वंश का संस्थापक कौन था? संगम वंश का संस्थापक हरिहर और बुक्का को माना जाता है, हरिहर और बुक्का को। और जो सालुब वंश है, इसका संस्थापक माना जाता है नरसिंह सालुब को। किसे? नरसिंह सालुब को। और जो तुलुब वंश है, इसका संस्थापक माना जाता है वीर नरसिंह को, वीर नरसिंह को। और अरावीड वंश, इसे तिरुमल को माना जाता है, तिरुमल। तो ये संस्थापक थे, संगम वंश का संस्थापक हरिहर और बुक्का को, शालुब वंश जो कि नरसिंह सालुब को, तुलुब वंश वीर नरसिंह को, और अरावीड वंश जो कि तिरुमल, इसके संस्थापक थे। शुरुआत करते हैं संगम वंश से। कहां से? संगम वंश से। अगर इसकी स्थापना की बात करें, संगम वंश की स्थापना, तो संगम वंश की स्थापना हुई थी 1336 ईस्वी में। कब हुई थी? 1336 ईस्वी में संस्थापक हुई थी। आपको संस्थापक पता ही है, हरिहर और बुक्का को माना जाता है। स्थापना हुई थी 1336 ईस्वी में। देखते हैं, और मोहम्मद तुगलक से पराजय के पश्चात इस्लाम धर्म स्वीकार किया था। तो हरिहर और बुक्का ने क्या किया था? हरिहर और बुक्का की अगर हम बात करें, तो इन्होंने मोहम्मद तुगलक, क्या मोहम्मद तुगलक, मोहम्मद तुगलक से पराजय, मोहम्मद तुगलक से पराजय के पश्चात इन्होंने इस्लाम धर्म को स्वीकार किया था, इस्लाम धर्म को स्वीकार किया था हरिहर और बुक्का ने। और संत विद्यारण्य की वाप, संत विद्यारण्य, संत विद्यारण्य, जो संत विद्यारण्य के प्रभाव में आकर के फिर से, के प्रभाव में आकर के फिर से हिंदू धर्म में वापसी करी थी। तो ये हुआ कि हरिहर और बुक्का ने जो संगम वंश की स्थापना करी थी, उससे 1336 ईस्वी में स्थापना करी थी। और इनका थोड़ा सा फैक्ट है कि मोहम्मद तुगलक से ये पराजित हुए थे और पराजित होकर के इस्लाम धर्म को स्वीकार किया था। लेकिन संत विद्यारण्य के प्रभाव में आकर के इन्होंने हिंदू धर्म में फिर वापसी करी थी, और शिक्षा इन्होंने प्राप्त करी संत विद्यारण्य से, शिक्षा इन्होंने प्राप्त करी संत विद्यारण्य से। और एक गुरु थे भाष्यकार सायण। क्या थे? भाष्यकार सायण। तो भाष्यकार सायण से भी इन्होंने शिक्षा प्राप्त करी। और फिर आते हैं हरिहर द्वितीय। हरिहर द्वितीय, हरिहर द्वितीय, हरिहर द्वितीय 1377 से रहे, 1377 से 1404 ईस्वी तक हरिहर द्वितीय। देखिए, हरिहर द्वितीय रहे 1377 से 1404 ईस्वी तक, जो कि हरिहर द्वितीय बुक्का के पुत्र थे। किसके? बुक्का के बेटे थे, बुक्का के पुत्र थे हरिहर द्वितीय। और इन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण कर थी। किसकी? महाराजा धीराज। तो हरिहर द्वितीय महाराजा धीराज की उपाधि जो है स्वीकार करी थी। और कनारा, और कौन सा? कनारा, मैसूर, कनारा, मैसूर, तिरचिनापल्ली, कौन सा? तिरचनापल्ली, तिरचनापल्ली, कनारा,
मैसूर, तिरुचिरापल्ली और कांची, और क्या कांची, इन सब चीजों पर इन्होंने विजय प्राप्त करी थी। तो कनारा, मैसूर, तिरुचिरापल्ली, कांची, इन पर इन्होंने विजय प्राप्त करी बुक्का के पुत्र ने, जिन्हें हरिहर द्वितीय कहा जाता था, महाराजा धीराज की उपाधि ग्रहण करी थी। श्रीलंका के राजा, जो श्रीलंका के राजा थे, श्रीलंका के राजा, इनसे भी इन्होंने राजस्व वसूल किया था, राजस्व वसूल किया था। तो ये बहुत बड़ी बात है कि बुक्का जो है श्रीलंका के राजा से, बुक्का पुत्र जो है हरिहर द्वितीय श्रीलंका के राजा से राजस्व वसूल किया इसने। और इसने सबसे बड़ी सफलता हासिल करी, सबसे बड़ी सफलता, इसे सबसे बड़ी सफलता जो मिली वो मिली बहमनी से बेलगांव, बहमनी से बेलगांव और गोवा को इसने छीन लिया। तो सबसे बड़ी सफलता इससे मिली कि बहमनी से इसने बेलगांव और गोवा, कौन सा, बेलगांव, गोवा, तो इन दोनों को इसने छीन लिया हरिहर द्वितीय ने बहमनी से। और शिव के विरूपक्ष, इसने शिव के विरूपक्ष रूप का उपासक था, विरूपाक्ष रूप का उपासक था। तो ये था हरिहर द्वितीय। आपने देखा कि संगम वंश किस प्रकार से जो है संगम वंश आगे बढ़ा। आपने देखा कि संगम वंश जो कि हरिहर और बुक्का संस्थापक थे, जिसके स्थापना हुई थी 1336 ईस्वी में। मुगल मोहम्मद तुगलक से पराजय के पश्चात इस्लाम धर्म को स्वीकार किया था इन्होंने, लेकिन संत विद्यारण्य के प्रभाव में आकर के हिंदू धर्म को फिर वापस ग्रहण कर लिया था। और इन्होंने संत विद्यारण्य और भास्कर सायण के सानिध्य में शिक्षा प्राप्त करी थी। और इनका पुत्र हरिहर द्वितीय, जो कि बुक्का का पुत्र हरिहर द्वितीय, जो कि 1377 से 1404 ईस्वी तक शासन करता है। और बुक्का पुत्र जिसने महाराजा धीराज, हरिहर द्वितीय जिसने महाराजा धीराज की उपाधि हासिल करी थी कनारा, मैसूर, तिरुचिरापल्ली, कांची, इन सब क्षेत्रों पर विजय प्राप्त करी थी। और श्रीलंका के राजा से राजस्व भी वसूल किया था। सबसे बड़ी सफलता इसको मिली बहमनी से। बहमनी से इसने बेलगांव और गोवा को छीना था। और ये उपासक था, किसका उपासक था, शिव के विरूपाक्ष रूप का उपासक था। तो ये हमने संगम वंश के बारे में कुछ पॉइंट जाना। आइए जानते हैं शालूब वंश के बारे में। शालूब वंश, जो कि हम देख पा रहे हैं कि हमने बताया शालूब वंश, जो कि हमने बताया शालूब वंश जिसे नरसिंह शालूब, जिसे नरसिंह शालूब ने जो है, जिसे नरसिंह शालूब ने स्थापना करी थी। और नरसिंह शालूब जो थे, नरसिंह शालूब, इनका शासन रहा 1485 से 1485 ईस्वी से 1490 ईस्वी तक। संगम वंश के नरसिंह शालूब, जो कि 1485 से 1490 ईस्वी तक शासन था रहा इनका। संगम वंश के अंतिम शासक तो
नरसिंह सालूब जो कि 1485 से 1490 ईस्वी तक इनका शासन रहा। इन्होंने संगम वंश के जो अंतिम शासक थे उनको हटा करके शासक बने थे और सालूब वंश की स्थापना करी थी। इम्माड़ी नरसिंह जो कि इम्माड़ी नरसिंह, क्या नाम था? इम्माड़ी नरसिंह, इम्माड़ी नरसिंह जो कि नरसिंह सालूब का पुत्र था। नरसिंह सालूब का पुत्र, नरसिंह सालूब का पुत्र इम्माड़ी नरसिंह, इम्माड़ी नरसिंह जो कि नरसिंह सालूब का पुत्र था और ये वीर नरसिंह द्वारा हटाया गया। वीर नरसिंह द्वारा इसे हटा दिया गया और वीर नरसिंह द्वारा हटा दिया गया और वीर नरसिंह ने तुलुक वंश की स्थापना कर दी। तो इस प्रकार से जो है जो सालूब वंश है नरसिंह सालूब ने स्थापना करी थी और इसका पुत्र इम्माड़ी नरसिंह जो कि बैठा उत्तराधिकारी बन करके, लेकिन वीर नरसिंह द्वारा हटा दिया गया और वीर नरसिंह ने एक नए वंश की स्थापना करी जिसे तुलुक वंश कहते हैं। तुलुक वंश, तुलुक वंश का संस्थापक आपने पहले ही बता दिया हमने, वीर नरसिंह थे और इनकी वीर नरसिंह की 1509 में मृत्यु हो जाती है। तो वीर नरसिंह ने तुलुक वंश की स्थापना करी और तुलुक वंश की स्थापना करने के बाद 1509 ईस्वी तक शासन किया इन्होंने और 1509 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। और इनका जो 1509 ईस्वी में जब मृत्यु हुई तो इनका उत्तराधिकारी बनता है कृष्णदेव राय। कौन बनता है? कृष्णदेव राय। तो उत्तराधिकारी बनता है कृष्णदेव राय। वीर नरसिंह 1509 में मृत्यु होती है। वीर नरसिंह का उत्तराधिकारी बनता है कृष्णदेव राय। और आते हैं अरावीर वंश के बारे में। कृष्णदेव राय जो कि कृष्णदेव राय कुछ पॉइंट कृष्णदेव राय के बारे में विस्तार पूर्वक जानते हैं। जैसे कृष्णदेव राय जो कि 1509 ईस्वी से 1529 ईस्वी तक करीब 20 सालों तक कृष्णदेव राय का शासन रहा। इसी में गोलकुंडा का युद्ध हुआ। गोलकुंडा का युद्ध हुआ और इसमें कुतुब शाह को परास्त किया। तो गोलकुंडा का युद्ध हुआ जिसमें कुतुब शाह को परास्त किया इसने और शासन काल जो हुआ साहित्य के क्लासिक युग, तेलुगु साहित्य का स्वर्णकाल, तेलुगु साहित्य का स्वर्णकाल जिसे जाना जाता है। तो साथियों आज के लिए इतना ही। अगले सेशन में फिर मिलते हैं कृष्णदेव राय के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के साथ में। और हमने पढ़ा विजयनगर के कुछ फैक्ट और हमने जाना इब्राहिम लोदी के बारे में। इब्राहिम लोदी जो कि लोदी वंश का संस्थापक वो था, ये अंतिम शासन था। हमने जाना कि लोदी वंश के स्थापना के बारे में, लोदी वंश के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। तो साथियों आज के लिए इतना ही। अगले सेशन में फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ में और नए फैक्ट के साथ में। तब तक के लिए साथियों बहुत बहुत धन्यवाद।